अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। 44 से जायद घंटे गुजर चुके हैं शहबाज शरीफ को पाकिस्तान पहुंचे हुए, अभी तक फील्ड मार्शल का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इस्लामाबाद के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह से ताकतवरों के गैर सरकारी तर्जमान यानी पागल हो चुके हैं ना ज़िशान नूर साहब। ऐसी ऐसे बयानात आ रहे हैं और आज जो हमने आपके सामने रखनी है नाजरीन के सामने, यानी कानों से धुआं निकल जाएगा। इस तरह जैसे मुंह से झाग निकल रही होती है ना, मुंह से झाग निकल रही है। ऐसे ऐसे बयानात, क्या मुनीर फारूक, क्या फैसल वाडा, क्या तलत हुसैन, वो तो हमने आपके सामने रखनी है। ज़िशान नूर साहब, सबसे पहले जो हमने बात करनी है ना, इस्लामाबाद में यहां से आधा किलोमीटर दूर बैठा हुआ एक जालिम जज, हमने पहले भी इस पर बात की थी। यानी बेशर्मी की इंतहा हो गई। बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाली एक बच्ची और साथ उसकी दोस्त थी, रात 1:30 बजे जिस तरह से वडेरे नवाब ने, नवाब भी क्या हम कह, ये बिगड़ा नवाब कहां से आ गया, ये मुल्क के अंदर कोई नवाब नहीं है, ठीक है। उस जालिम ने जिस तरह से कुचला, अब जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं ज़िशान नूर साहब, हाई कोर्ट के रिपोर्टर ये रिपोर्ट कर रहे हैं भाई अभी उस बच्ची का शायद जनाजा भी ना हुआ हो, अभी खून भी जहां पे गिरा है वहां पे खुश्क ना हुआ हो, और डीले खड़काने की कोशिश हो रही है ना, डीले खड़काने की कोशिश हो रही है, मैनेज किया जा रहा है। इस पर एक तो आप जरा बताएं क्या तफसीलात हैं, और दूसरे नंबर पे बच्चियों को जिंदा बचाया जा सकता था। वो जस्टिस आसिफ साहब, वो उन्होंने सोचा कि अपने बच्चे और बच्चे के दोस्तों को बचाया जाए ना। बच्चियों को हॉस्पिटल ठीक है, एम्बुलेंस आएगी, वो जैसे मोहम्मद अली जिन्ना साहब की, कायदे आजम साहब की एम्बुलेंस ठीक है, पाकिस्तान बानी तो है ना, वो खराब पड़ी रही थी। तो इस तरह एम्बुलेंस भाई सेक्रेटरिएट रेड जोन के अंदर नहीं पहुंच सकी, और जज साहब ने इतना भी नहीं किया कि मेरे बच्चे ने ठोक दिया है, बच्चियों को मर रही हैं, सिसक रही हैं। यार अंदाजा करें, सर्दी का मौसम हो और आपको इतनी गाड़ी टक्कर मारे, आप आखिरी सांसें ले रहे हो, तड़प रहे हो, और वहां पे एक जज पहुंचे, वो अपने बेटे को बचाने का काम कर रहा हो और बच्चियों को हॉस्पिटल लेकर ना जाए। सबसे पहले इस पर बात करें, और जाहिर है उसके बाद खबरें तो फिर बेशुमार है ना, ये नोटिफिकेशन के हवाले से, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अभी बताया जा रहा है चंद मिनटों के अंदर नोटिफिकेशन आ रहा है। क्या कहेंगे जरा जी फैसल साहब देखें, ये जो वाकया आपने जिसका जिक्र किया पहले आप बात कर चुके हैं इसके ऊपर। जी जी देखें, अहम ये है, पहली बात तो ये है कि उनकी मौत लिखी थी इस हादसे के जी अंदर, जी इसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी लेकिन जो किया गया, जो जो एक कहते हैं ना आपके गैर इंसानी हरकत की गई, वो ये कि आप पहले ये देखें कि पंजाब पूरे के अंदर जिस तरीके से नौजवान बच्चों को जिसके हाँ पास हेलमेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, हाँ हाँ उनको हवालात के अंदर बंद किया जा रहा है। जी जी यहाँ पर एक साहब बहादुर जो एक जज साहब के बेटे हैं, जज आसिफ साहब के, वो अंडर एज हैं, हाँ उनकी उम्र भी अभी पूरी नहीं है, हाँ लाइसेंस बनने की भी उम्र पूरी नहीं है, और वो एक लैंड क्रूजर V8 के ऊपर घर से निकलते हैं। हाँ और इतलात के मुताबिक जिस वक्त उनका ये हादसा रूनुमा हुआ, हाँ। उस वक्त वो स्नैपचैट के ऊपर स्टोरी बना रहे थे, ओए होए होए। यानी कि मोबाइल के ऊपर वो स्नैप बना रहे थे, और वो टकरा गए उन दो मासूम बच्चियों के साथ, जिनकी मौत हो गई। लेकिन मौके के ऊपर जो है वो जस्टिस आसिफ साहब भी अच्छा, तशरीफ ले एक आए। और चीज यहाँ पे, ये सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, कुछ ऐसे बेशरम लोग हैं, वो ये कहेंगे रात की 1:30 बजे बच्चियां ईवी बाइक पर कर क्या रही थी। जी, और उनको शर्म ये आनी चाहिए कि वो कम अज कम सिर्फ FIR ही अगर पढ़ लेना, तो जी उस FIR के अंदर लिखा गया है कि यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन है ट्रेनिंग का, जी वो बच्ची वहां पर ट्रेनिंग करती थी, ठीक और है। ट्रेनिंग करने के बाद वो अपनी स्कूटी के ऊपर, यानी कि अपनी स्कूटी के ऊपर जा रही थी, हादसा पेश हो गया। ये इंतहाई बेशरम बेगैरत लोग होते हैं जो इस तरह की बात करते हैं, कि जी रात के ताबिंदा 1 1:30 बजे। बतूल नाम भी सामने आ गया हाँ, उस बच्ची का। तबिंदा बतूल। जी और उनके साथ एक और दोस्त थी उनकी, जी एक जी की उम्र 26 साल थी, एक की उम्र 27 साल थी ना। ठीक है। तो वो अपना काम करके ऑफिस से वापस आ रही थी। खैर, जी जस्टिस साहब वहां पर पहुंच गए। उसके बाद बजाय कि उन जख्मी बच्चियों को अस्पताल मुंतकिल किया जाता, जज हाँ साहब अपनी गाड़ी में डाल के ले जाते, अपने बेटे को सिक्योर करने के लिए वहां पर चीजें की गई, जी जी जिसकी वजह से लेट हुए, खून ज्यादा बह गया, फिर हाँ प्रीमियम हाँ अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो आ, उनकी मौत हो गई। अब ये इतलात है कि जी उनकी फैमिली के साथ बातचीत की जा रही अभी है। 48 घंटे भी नहीं हुए। 48 घंटे भी नहीं हुए, उनकी उनकी कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई होगी, और उनके साथ डील करने की कोशिश की जा रही है। फैसल साहब, आपको याद है, आज से तकरीबन कोई 1 या 1.5 साल कबल जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज थे, जी उनकी भी बेटी थी, जी 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 वो गाड़ी तेज रफ्तारी के अंदर लेके जा रही थी, और उसने एक नौजवान को कुचल दिया था, जी जी उसकी डेथ हो गई। जब डेथ हुई उनकी, तो वो केस चल रहा था। जी केस कहां पे था? केस इसी जज साहब की अदालत में था, यानी कि जस्टिस आसिफ साहब की अदालत में वो केस चल रहा था। जी हुआ ये कि अचानक से उस
जो नौजवान जिसकी मौत हुई थी उस हादसे के अंदर, जज साहब की बेटी की गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई थी, उसकी फैमिली को थ्रेट किया गया, ब्लैकमेल किया गया, डराया धमकाया गया। तो अचानक से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये दरखास्त दायर कर दी कि जी हम इस मुकदमे से पीछे हटते हैं, हम इसकी मजीद फर्दर इसकी हम पेशरफ नहीं चाहते। आप बेशर्मी की हद देखें कि यही जज साहब थे, जज आसिफ साहब, इन्होंने एक दफा भी उनसे नहीं पूछा कि जी वजह क्या है, आपको कोई प्रेशर तो नहीं है, आपको कोई डरा तो नहीं रहा, जो बुनियादी बात पूछने वाली बनती थी। इन्होंने वो डिसमिस करके वो मुकदमा ही खत्म कर दिया। आज अल्लाह की लाठी बेवाज होती है, आज वही जो है वो मुश्किल इसके अपने घर के ऊपर आन पड़ी है और ये सारा मामला मुश्किल ये तो निकल जाएंगे ना, ये ताकतवरों के ताकतवर जज हैं। मुश्किल तो वो जो बेचारी बच्चियां 26-23 साल की, यार कितने उनके ख्वाब होंगे, उनके घर बल्तिस्तान, आपको पता है यहाँ से अगर आप बाय रोड जाए तो कितना टाइम लगता है, कम से कम जिसे कहते हैं 18 से 24 घंटे। कहाँ से चल के बेचारी आई थी ख्वाब इस्लामाबाद में लेके, तबाह कर दिया। ये बेशर्म तो डील कर लेंगे, डरा लेंगे उनको, बिल्कुल ऐसे डरा लेंगे। और अभी तो चूंकि एक दिन गुजरा है, अभी चीजें आगे जाएंगी तो मजीद क्लैरिटी आएगी, लेकिन चीजें चल रही हैं बैक एंड के ऊपर। होना वही है जो इस मुल्क में ताकतवर और एक गरीब आदमी के साथ होता है, उससे कुछ भी मुख्तलिफ होने के कोई चांसेस हमें नहीं नजर आ। अच्छा, ये जरा नोटिफिकेशन फील्ड मार्शल, अब तकरीबन 44 से 45 घंटे तो हो गए ना शहबाज शरीफ को आए, आप जरा मुख्तार इस पे बात कर लें, फिर वो तफसील में जरा फर्दर आप खबरें जो अहम है वो जरा सामने रखिएगा। अब देखें, पहले तो ये क्या सराइयां चल रही थी कि जी शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर नहीं है, चूंकि ये नोटिफिकेशन होना है प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइजरी भेजनी है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो नोटिफिकेशन हो जाना है। पहले ये एक्सक्यूज किए जा रहे थे, ख्वाजा आसिफ ने भी ट्वीट किया था कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अंदर नहीं है, तो इस वजह से लेट हो रहा है। अब तो प्राइम मिनिस्टर को आए हुए भी तकरीबन कोई 44 से 45 घंटे गुजर गए हैं। और एक खबर ये भी रिपोर्ट हुई थी कि जब शहबाज शरीफ साहब लाहौर आए, पहले इस्लामाबाद था, फिर हमने रिपोर्ट किया था कि वो लाहौर जा रहे हैं। इतलात ये है कि शहबाज शरीफ साहब जब लाहौर पहुंचे तो एयरपोर्ट के ऊपर उनकी मुलाकात होती है एक ताकतवर शख्स के साथ, और वो शहबाज शरीफ साहब को ये कहते हैं कि जी शुक्र है आप जल्दी आ गए हैं, और यहाँ पर बड़ी क्यास पैदा हो गया नोटिफिकेशन के हवाले से, अब आप आ गए हैं तो उम्मीद है ये मामला हल हो जाएगा। तो शहबाज शरीफ आगे से नहीं बोले, उन्होंने आगे से खामोशी इख्तियार कर ली। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीजें पक रही हैं। मोहसिन नकवी की मुलाकात, मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई, और सबसे अहम बात यह है कि अगर सिर्फ ये एक इंस्टीट्यूशन का मामला होता है ना, वैसे तो ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, हम कोई इसके ऊपर बहुत एक्सपर्टी नहीं रखते डिफेंस के ऊपर, लेकिन जो चीजें चल रही हैं उनको हम एनालाइज करके ही रिपोर्ट कर सकते हैं। अबसार आलम साहब की बातें कि जी सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत के दरमियान अभी भी दराड़ है। आसमा शराजी साहब ये कह रही हैं कि जी मियां नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि नोटिफिकेशन होने से पहले इमरान खान को रिहा किया जाए। तो ये जो इसमें हकीकत वैसे नहीं लगती, मियां साहब भूख से भरे हुए हैं, वो इमरान खान की रिहाई चाहेंगे, ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। साहब समझ में आने वाली बात मेरे भी नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इन हालात के अंदर एक टीवी शो करने वाली एंकर पर्सन जिसके ऊपर ये टैग भी हो कि वो मुस्लिम लीग नून के बड़ा क्लोज है, वो ये बात कर सके। एक वजह चंद दिन पहले ना, चंद हफ्ते पहले एक चीज चली थी कि शायद इमरान खान को फिजिकली एलिमिनेट भी किया जा सकता है, मे भी इस तरह मामला जा सकते हैं, और नून लीग इसलिए उसकी मुखालफत कर रही है कि ये सारा का सारा मलबा उन पर गिरेगा, तो शायद वो इससे बचना चाह रहे हो या कोई इस तरह का मामला हो। इसके पीछे एक और भी थॉट है ना, वो थॉट ये है कि अभी जो लास्टली एनडीओ की वर्कशॉप हुई थी जिसमें फील्ड मार्शल साहब तशरीफ लेके गए थे, उसके हवाले से ये रिपोर्ट हुआ था कि वहां पर उन्होंने ये बात भी की थी कि तमाम सियासतदान जो हैं वो दो खानदानों के गुलाम हैं। तो दो खानदान वो कौन से हैं, एक शरीफ खानदान है, दूसरा जरदारी खानदान है। तो वहां पर कुछ ऐसी बातें भी हुई थी जो कुछ चुभी हैं मियां नवाज शरीफ को ना, तो हो सकता है कि उसका कोई रद्द-ए-अमल आ रहा हो सामने। बहरहाल इसके ऊपर कंफ्यूजन अभी तक बरकरार है, ये चीजें इतनी नॉर्मल नहीं है, इतनी आम नहीं है जितना समझा जा रहा है, कुछ ना कुछ अंदर पक इसके जरूर है। अब अहम जो खबरें हैं 2-3 वो नाज़रीन के सामने। अच्छा जी, हमने आपको बताया था कि नोटिफिकेशन वाले मामले पे अब इतना शोर है, कुछ चीजें, कुछ ट्वीट, कुछ बयानात आपके सामने रख देता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा हीट कितनी है। देखें ना, अगर एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले लोग उबल रहे हैं, सर्दियों के मौसम के अंदर अगर वो उबल रहे हैं तो कुछ तो है। एक तो फैसल वाडा कहते हैं नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि जल्द आ रहा है, अब इसको रोल करके हलक से निकालने की तैयारी कर ले। ठीक है, यानी आ रहा है, कमिंग सून। अब देखते हैं कब आता है। अच्छा, इसके अलावा हसन अयूब जॉइंट फोर्सेस गार्ड की जानब से GHQ में सलामी परेड की जामिया रिहर्सल मुकम्मल कर ली गई है। CDF की खसूसी तकरीब बहुत जल्द यानी कल या परसों मुनक्कद किए जाने का इम्कान है। हसन अयूब कह रहे हैं कि वो जो रिहर्सल होती है ना सलामी वाली, वो कर ली गई है, जिसका मतलब है वो कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन हो रहा है। चलें, ये तो पहले से भी कह रहे हैं कि हो रहा है, लेकिन वो जो शोर पड़ा हुआ है कि नेवी से भी हो सकता है, फजाइया से भी हो सकता है, सिर्फ आर्मी चीफ ही CDF नहीं होना चाहिए, और आर्मी चीफ
के अलावा भी यानी आर्मी चीफ कोई और होना चाहिए और सीडीएफ अलग होना चाहिए, ये भी एक डिबेट चल रही है। असल तो ओहदा, असल ताकत तो आर्मी चीफ के पास है। कोई सीडीएफ लग भी जाए तो वो इसका मतलब ये कि वो तो एक ओहदा और वैसे सदर पाकिस्तान टाइप स्टाफ भी हो जाएगा ना, हाँ। फिर वो तो उसी टाइप का एक हाँ, मामला वो बन उसकी नहीं होगी ना। असल असल मामला तो ये है। अच्छा जी, इसके अलावा वो सैराब बरकत की बात हम हर वी लोग में करते हैं, हमारे कोलीग हैं, उन पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आज दिन भी हमने रिपोर्ट किया था, उनसे जाएगा। कहा पहले ये बता दीजिए, जो पहला मुकदमा था उसमें उन्हें जुडिशियल कर दिया गया था, जुडिशियल। मुझे रिमांड नहीं दिया गया। हाँ, हाँ। तो अब एक और टैक्टिक्स इस्तेमाल किया गया, एक और एफआईआर के अंदर जी 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 उन्हें जी आज नामजद तो कर इस हवाले से भी आप जरूर आवाज उठाइएगा, क्योंकि सहाफी आपके लिए बोलते हैं तो आपका हक बनता है कि आप आवाज उठाएं। अच्छा जी, इसके अलावा अच्छा एक चीज मुझसे मिस हो रही थी, मैंने इसके साथ डिस्कस करना था ना, वो ये जो बच्ची को मारा गया सर, एक तो जज साहब ने कुचला ना। आज वो नासिर भट्ट साहब नहीं है, वो मियां साहब के वो लंदन के अंदर गार्ड शार्ड आगे पीछे जिन्होंने वो जज की वीडियो भी बनाई सेनेटर बन थी, गए हैं। सेनेटर बन गए हैं, उनके एक वीगो डाले ने इस्लामाबाद के अंदर एक मोटरसाइकिल वाले को टक्कर मार दी है, और वो ये सरीना या हमारे साथ या उधर, तो ये तो लाकानूनियत पागल हुए पड़े हैं जी। और पागल हुए उसमें पड़े। ये भी ऐड कर दें कि उस वीगो डाले ने जिसने टक्कर मारी है, उसके अंदर से गैर लाइसेंस असला भी बरामद हुआ, ठीक है। वेपन बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक उसका लाइसेंस या उसका परमिट ड्राइवर नहीं दे सका। तो ये लाकानूनियत की हद है कि इस्लामाबाद के रेड जोन के अंदर, ये हम रेड जोन के अंदर खड़े हुए हैं फैसल साहब, जी जी आप देखें कि यहाँ पर 4x4 गाड़ियां फिर रही होती हैं, पता ही नहीं है कि कस्टम पेड हैं, कस्टम नॉन पेड हैं। हाँ। यहाँ पर ब्लैक पेपर लगे होते हैं गाड़ियों के ऊपर, जबकि बाकी आम आवाम के लिए एक लाइसेंस, एक हेलमेट, एक शीशा ना लगा हो मोटरसाइकिल के ऊपर, हाँ। तो एफआईआर और जेल के अंदर कर देते हैं। यहाँ पर लाकानूनियत की हद ये ये है। इनके गले की हड्डी बनेगी। वो आपको पता है अली अमीन गंडापुर से शराब पकड़ी गई थी, जिसे शायद कहा गया था असला पकड़ा गया था, आज तक वो दूसरा उसकी केस वो। भुगत रहा है, तो ये चीजें आएंगी। अच्छा, एक तो पीआईए की दोबारा नीलामी होने जा रही है, उसके लिए 23 दिसंबर को दोबारा एक तकरीब हो रही है। पहले भी अरबों रुपए खर्च किए गए और पीआईए नहीं बिका। अच्छा, इसके अलावा इमरान खान ने शौकत खानम डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अच्छा, जरा अब दोबारा सीडीएफ की तरफ आते हैं ना। फैसल वाडा ने एक बड़ी धमकी दी है, कहते हैं ऐसी की तैसी, ज़हनी मरीज आंख से अंधे और कान से बहरे सुन ले। आइन और कानून के मुताबिक फैमिली की मुलाकात की इजाजत, हाल अहवाल के लिए वकील को केस से मुतल्लिक मिलने की इजाजत है। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। आज कहा ना नूरीन नियाज़ी ने कि आप हम सबको मिलवाओ, अगले मंगल से हम फिर बैठ जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि भाई अब तो फैमिली की भी नहीं करवाई जाएगी, ऐसी की तैसी, क्योंकि वो ज़हनी मरीज कहा है ना। तो ये फैसल वाडा को पता नहीं क्या मसला हुआ है। अच्छा, जीती हुई अफवाज और उसके सिपा सालार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि बकवास करने वालों की जबान से जूते की सोल बना दी जाएगी। ठीक है जी, ये ज़हन की गंदगी है कि बिला जवाज और बिला वजह अपने मुल्क के अदम इस्तेकाम और अपनी फौज को बदनाम करने की जो साजिश है उसको सख्ती से रोका जाए। असूलन प्यार के बदले डबल प्यार, इज्जत के मुताबिक डबल इज्जत, बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से। भाई वो इमरान खान ने जो कल बोला है वो उसका जाहिर है एक असर तो हुआ है। 9 मई के दहशतगर्द जो केपीके में छुपे हुए हैं, इन सब को पकड़ेंगे, यानी वो जरा गुस्से में है ना, डबल गुस्सा हो गया, जरा नोटिफिकेशन भी नहीं हो रहा। अच्छा, अब जरा मुनीफ फारूक की तरफ आते हैं, जरा बल्कि मैं कहता हूँ आप ही रख ले सामने जरा। हाँ, ये मुनीफ फारूक क्या कह अच्छा जी, मुनीफ फारूक साहब फरमाते हैं कि जी ये कहना कि फौज की फरमाइश पूरी करके हमारी कमर टूट गई है, दुरुस्त नहीं। जब आप फौज की मदद से इख्तियार लेंगे तो फौज की फरमाइश आएगी भी और आपको फौरन दस्तखत करने होंगे। अब वो चार्जशीट कर रहे हैं इस हुकूमत को भी, इस पूरे निजाम को भी। उन्होंने कहा जब आप फौज के कंधों पे चढ़ के फौज की मदद से 17 सीटों को 100 या 240 के अंदर तब्दील करके आएंगे तो फिर आपको फौज की हर बात माननी भी पड़ेगी। वो बुनियादी तौर के ऊपर ये कह रहे हैं, एक तरफ डिनाई किया जा रहा था कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, अब वो उसके ऊपर वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दूसरा, वो मुनीफ फारूक साहब ये कहते हैं कि जी जो फौज का चीफ सोचता है वही सारी फौज सोचती है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक डिसिप्लिन अदारे के अंदर ऐसा होता भी है। फौज का अदारा ऐसे ही चलता है और फौज के चीफ, उनकी कोर टीम इमरान खान और पीटीआई को इंतशारी समझते हैं। ये भी मुनीफ फारूक साहब ने फरमाया ना। तो अब तय करेंगे जी मुनीफ फारूक साहब कि इमरान खान या पीटीआई इंतशारी है। मुनीफ फारूक ने आज बोला ना कि अगर कोई मुआवजा हो जाए तो ठीक है, वरना इमरान खान जिंदा बाहर नहीं आने जा रहे। जी, और ये पिछले वो कहते हैं ना कि मोले नु मोला ना मारे थे मोला नहीं मरता। ये पिछले 3 साल से ये एक दफा नहीं, ये 20 दफा ऐसी कोशिशें कर चुके हैं और इनके वश में हो ना, ये तो कल सुबह 8 बजे उसका जनाजा करवा दें। लेकिन मसला ये है कि जो पाकिस्तान की 80% लोग उसके साथ खड़े हैं ना, ये इतना आसान नहीं है फैसल साहब। अच्छा जी,
सदीक जान साहब ने भी उनकी ही बात को उन्होंने ट्वीट किया कि अल्लाह हालात बदल दे तो बदल दे, वरना दुनियावी तौर के ऊपर इमरान खान को रिहा करने का कोई इरादा नहीं है। ये मुनीर फरूक साहब फरमाते हैं। और इमरान खान तो हमेशा ये बात करते हैं कि मैं अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की मखलूक के जोर के ऊपर बाहर आऊंगा ना, अवाम की ताकत से बाहर आऊंगा। तो वो तो पहले भी इन अदालतों से या इन चीज़ों से वो पहले ही इनको पीछे छोड़ के जा चुके हैं। वो तो अल्लाह की ज़ात से मदद मांगते हैं और आम आवाम से मदद मांगते हैं। ये कोई मेरा ख्याल है मुनीर निशान फरूक साहब साहब वीलॉग नहीं काफी लंबा हो गया होगा। मैं दो तीन चीजें, एक तो अबसार आलम के दावे को रिजेक्ट किया है। मुनीर फारूक ने कहते हैं अबसार आलम जो दावा कर रहे हैं कि हुकूमत समझती है CDF सिर्फ बड़ी फौज से नहीं होना चाहिए, इस दावे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। साथ में कहा कि नवाज शरीफ साहब का इस नोटिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। वो फौज के किरदार से, शहबाज शरीफ के किरदार से, इस आबिर निज़ाम से बहुत खुश हैं और कह रहे हैं शहबाज शरीफ का कोई लेना देना नहीं। फिर लेना देना किसका है? ये एक अजीब चीज़ है। कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खलवत या जलवत में कभी नहीं कहा कि मैं थक गया हूं। वो तो सैयद आसम मुनीर की शख्सियत को सेलिब्रेट करते हैं। वो तो कहते हैं कि मैं आज तक ऐसा कोई फौजी जर्नैल नहीं देखा। तलत हुसैन की भी इंटरव्यू हुई है ना, वो कहने अच्छा तलत हुसैन का बड़ा अहम है। अच्छा, इसका अपना ये लेवल है। कहते हैं हाथी गुजर गया, दुम फंस गई है। नोटिफिकेशन की दुम के ऊपर सेम पेज वाला हाथी फंसा हुआ है। यानी तलत हुसैन कह रहे जहां इतनी बेगैरती कर ली है, इतनी दो नंबरी कर ली है, इतना कुछ इस मुल्क के साथ खेल गए हो, तो नोटिफिकेशन वाला भी कर गुजरो। यानी वो डू मोर, और करो और तबाही करो। माजरत बजाय इसके सहाफ़ी ये कहे कि बेशर्मी बंद करो, मुल्क के अंदर आइन बहाल करो। कहते जब इतना हो गया तो कुछ मजीद कर दो। बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फीडबैक जरूर दिया करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।